तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIBF सर्टिफिकेट के बारे में। काफ़ी भाइयों के मेरे पास कमेंट आए थे, जो नए CSC वैली है, जो बिगनर है, उन भाइयों के काफ़ी कमेंट आए थे कि सर IIBF का जो सर्टिफिकेट है कैसे हम डाउनलोड करें, कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। हालांकि इस पर जो अलग से पहले एक वीडियो जो है हमने बना रखा है चैनल पर कि रजिस्ट्रेशन जो है कैसे आपको करना है, क्या है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IIBF के कुछ क्वेश्चन आंसर को लेकर। हमारे एक भाई साहब है जिनका चैनल का नाम है एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडिया। वो क्या है, इस चीज़ के अंदर जो है काफ़ी टैलेंटेड है। उनके बार बार रिक्वेस्ट करने पर जो वीडियो है आज इस चैनल पर मैं लेके आ रहा हूँ। तो वो जो हमारे भाई है काफ़ी टैलेंटेड है इन एक्टिविटीज़ को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, और काफ़ी जो है होशियार है। और उनके आग्रह करने पर जो है इस चैनल पर मैं उनका वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक नए CSC वैली हो, बिगनर हो, आपको अभी CSC ID नया मिला है, तो कैसे जो है आप IIBF एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे, सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। और हमारे जो भाई है एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडिया वाले, उन्होंने खास रिक्वेस्ट किया है कि ये जो वीडियोज़ हैं आपके चैनल पर अपलोड करो, ताकि हमारे जितने भी CSC वैली भाई है उनकी हेल्प हो सके और वो भी IIBF का एग्ज़ाम देकर IIBF का सर्टिफिकेट है जो प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये जानकारी आपको सही व अच्छे से समझ में आए। कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ ये, अगर क्वेश्चन आंसर आपको PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, और कुछ इसकी फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी। तो डायरेक्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और पूरा वीडियो है मैं आपको बताते हुए चलूँगा। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उस पर क्लिक करें, ऑल को चुनें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेकर करते हैं आज के इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं, और आज के इस वीडियो में IIBF का जो न्यू पैटर्न आया है उसी का सभी क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फिर इसका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, और ऐसे करके 4 पार्ट में वीडियो बनेगा, और पूरा 100 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। साथ ही ये भी बता देना चाहेंगे कि इसका पर डे वीडियो अपलोड होने वाला है। आज 25, कल 25, परसों 25, ऐसे करके पर डे इसमें 25-25 क्वेश्चन करके अपलोड होते जाएगा, और 4 बार में 100 क्वेश्चन पूरा हम लोग करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ ही और एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जैसे कि आप लोगों को पहले पता है कि IIBF का जो लाइव वीडियो था वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, अभी भी है। यदि आपको इस बार न्यू पैटर्न का वो लाइव वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही और एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के भी ले सकते हैं, या फिर आप यदि ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF को परचेज भी कर सकते हैं। PDF परचेज करने का मतलब ये है, उसमें पैसा आप लोगों से बस इसके लिए लिया जा रहा है क्योंकि इसको जो बनाने में मेहनत लगा है उसके वजह से कोई ज़्यादा अमाउंट उसमें नहीं लिया जाएगा। आप लोगों से बस एक छोटा सा आपको पेमेंट करना है, और वहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑनलाइन। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण तंत्र के माध्यम से भारत के भीतर धन प्रेषण किया जाता है? पहला है स्विफ्ट, दूसरा UPI स्विफ्ट, तीसरा RTGS NEFT, और चौथा है स्विफ्ट RTGS। तो इसका सही आंसर है RTGS NEFT। आप लोगों को PDF जब भी आप परचेज करिएगा तो आप लोगों को इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना है कि जो भी राइट आंसर है उसको हम पूरा रेड कलर कर दिए हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर में देख सकते हैं कि RTGS NEFT जो है उसको रेड किए हुए हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पॉज करके देखना हो तो पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि यदि हम धीरे धीरे बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा वीडियो। तो इसलिए आपको जो है उतना ध्यान से, आप यदि आप देखना है तो आप वीडियो पॉज कर करके देखें। दूसरा है चेकों के रेखन से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन का पहचान करें। विशेष रूप से रेखित चेक का भुगतान नामोल्लिखित बैंकों के पास किसी खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। दूसरा है अदाता के रेखित चेक के भुगतान काउंटर पर नगद नहीं किया जा सकता। तीसरा है चेक के मुख्य पृष्ठ पर रेखन शब्द लिख देना रेखन कहा जाता है। और चौथा है चेक आहरणकर्ता, जारीकर्ता और धारक द्वारा रेखित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चेक के मुख्य पृष्ठ पर रेखन शब्द लिख देने से रेखन कहा जाता है।
चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हमारे देश में ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित अनुसूचित बैंक भी है। इनका स्वामित्व पूंजी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है। स्वामित्व पूंजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है, केंद्र सरकार 25%, संबंधित सरकार 25% और प्रायोजक बैंक 50%। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार 50%, संबंधित राज्य सरकार 15% और प्रायोजक बैंक 35%। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार 50%, संबंधित राज्य सरकार 25% और प्रायोजक बैंक 25%। चौथा है, केंद्र सरकार 25%, संबंधित राज्य सरकार 50% और प्रायोजक बैंक 25%। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 नंबर जो है इसका सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आंसर भी काफ़ी डिफिकल्ट है इसका, जिस वजह से बहुत सारे लोग फेल कर जा रहे हैं। कोई वित्तीय संस्था एक बैंक अर्थात निधियों के बचतकर्ताओं और निवेशकों या उपयोगकर्ताओं के बीच एक मध्यवर्ती संस्था के रूप में कार्य करते हुए अपने ग्राहकों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करते हैं? बैंक, 1 नंबर इसका ऑप्शन हो गया, बैंक जनता से बचत चालू एवं मियादी जमा के रूप में जाम स्वीकार करते हैं, यानी कि यहाँ जमा स्वीकार करते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, जिसको करेक्शन कर दिया जाएगा अभी। 2 नंबर, बैंक इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के जरिए मांग ड्राफ्ट या धन अंतरण के रूप में धन या निधियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विप्रेषण सुगम बनाता है। 3 नंबर है, बैंक अपने ग्राहक को इक्विटी शेयरों के क्रय विक्रय एवं पणय सौदों की सुविधा प्रदान करता है। 3 नंबर, बैंक खुदरा बैंकिंग कारोबार अर्थात मकान की खरीद, वाहन खरीद इत्यादि के लिए धन उधार देता है। तो इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर, भुगतान बैंक, पीबी और लघु वित्त बैंकों एसएफबी के कार्यों में अंतर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 1 नंबर, दोनों जनता से जमाएं स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भुगतान बैंक प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ जमा स्वीकार कर सकता है। दूसरा नंबर, दोनों प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उच्चतम सीमा के भीतर यानी कि निम्न आय वर्ग, किसानों और कमजोर वर्गों को धन उधार दे सकते हैं। तीसरा नंबर है, दोनों बैंक अपने ग्राहकों को विप्रेषण सुविधाओं और उपयोगिता बिलों के भुगतान को सुगम बना सकते हैं। चौथा है, भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अर्जित करने के लिए लाए गए भारतीय रिजर्व बैंकों की अनुमति से ब्रांडों और अन्य लिखतों में निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2 और 4, तीसरा है केवल 1, 3 और चौथा है केवल 3। तो इसका जो राइट क्वेश्चन है वो बी नंबर है, केवल 2 और 4। 6 नंबर क्वेश्चन, कोई अनिवासी भारतीय एनआरआई लोक भविष्य निधि पीपीएफ खाता खोल सकते हैं कि नहीं? तो यहीं पे है, इसका ऑप्शन है नहीं खोल सकते, 2 नंबर खोल सकते, 3 नंबर खोल सकता है बशर्ते खाते में जमा राशि हो विदेशी मुद्रा में जमा कराई जाए। 3 नंबर खोल सकता है किंतु उसे बचत बैंक वाली ब्याज पर प्राप्त होगी। तो इसका जो 2 नंबर आंसर है खोल सकते हैं। 3 नंबर, आदाता के खाते में रेखित एक चेक के पृष्ठभाग पर पारांकन मौजूद है, वसूलीकर्ता बैंक को डैश चाहिए। 1 नंबर, ऐसे चेक की वसूली नहीं करनी। 2 नंबर, पारांकित की पहचान के बारे में उनके संतुष्ट होने पर ही वसूली करनी। तीसरा नंबर है, उनकी वसूली केवल आहरणकर्ता की संपत्ति प्राप्त होने पर ही करनी। चौथा है, उसकी वसूली पहले नामोल्लेख वाले आदाता की संपत्ति प्राप्त होने पर ही करनी चाहिए। उसका 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया, चेकों और बिलों की वसूली के मामले में ग्राहक के साथ बैंक का संबंध डैश वाला होता है, एजेंट के रूप में बैंक और प्रधान के रूप में ग्राहक। दूसरा नंबर ऑप्शन है, न्यासी के रूप में बैंक और देनदार के रूप में ग्राहक। तीसरा नंबर ऑप्शन है, देनदार के रूप में बैंकर और लेनदार के रूप में ग्राहक। और चौथा नंबर है, अमानत रखने वाले के रूप में बनकर अमानतदार के रूप में ग्राहक। तो इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, बेसिक बचत बैंक खाते जमा खाते BSBDA की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं सही है? 1 नंबर, बिना न्यूनतम शेष, बिना बैंक प्रभार और ATM डेबिट कार्ड सुविधा के साथ सामान्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए खोला गया एक प्रकार का जमा खाता। दूसरा नंबर, 1 महीने में इस खाते से आहरण, ATM से आहरण सहित समिति। तीसरा है, BSBDA खाता खोलते समय KYC और अन्य CDD ग्राहक समुचित सावधानी मानदंडों का पालन किया जाता है।
और चौथा है BSBDA खाता खोलते समय बैंक में अन्य बचत खाता रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई अन्य बचत बैंक खाता है तो उसे 30 दिन के भीतर बंद करना होगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 2, 4, केवल 1 और 2, और चौथा है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है 1 और 2 वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर, बैंक ग्राहकों के अनुरोध पर अन्य पक्ष के लाभार्थियों को धन के विप्रेषण के उद्देश्य से मांग ड्राफ्ट DD जारी करते हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डैश और इससे अधिक के मांग ड्राफ्ट हमेशा अदाता के खाते के रेखन के साथ जारी किए जाए। 1 नंबर ऑप्शन 15,000, 20,000, 50,000 और 10,000। तो इसका 20,000 जो आंसर है बी नंबर ऑप्शन वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन को इसलिए करा रहे हैं ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, इसके वजह से। और एक चीज़ हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि यदि किसी को IIBF का जो फिजिकल कॉपी यानी कि इसको होम एड्रेस पे चाहिए बुक इसका, तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है तो हम जल्द वो सुविधा भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, एक वेबसाइट बनवा के, और वहाँ से आप लोग वहाँ परचेस उसको कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा सुविधा चाहिए, फिजिकल कॉपी चाहिए आपके होम एड्रेस घर पे, तो ऐसे इस सुविधा के लिए आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपना राय दें। यदि चाहिए तो ज़रूर बताएं, और नहीं तो आप लोग अपना राय लिख सकते हैं हाँ या ना में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलकर उसमें धनराशि जमा करता है तो बैंक और ग्राहक के बीच डैश वाला संबंध होता है। 1 नंबर लेनदार देनदार, 2 नंबर देनदार लेनदार, तीसरा है अमानतदार अमानत रखने वाला, और चौथा है पट्टाकर्ता पट्टेदार। तो इसका जो 2 नंबर ऑप्शन है देनदार और लेनदार, ये सही आंसर है। वर्तमान में KYC के लिए 6 आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज OVDS डैश है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है पैन, आधार, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड। दूसरा है आधार संख्या होने का प्रमाण, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा पत्र जिसमें नाम और पता का विवरण हो। 3 नंबर पैन, आधार संख्या होने का प्रमाण, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड, और चौथा है पैन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिनमें नाम और पता का विवरण हो। चलिए 13 नंबर हम लोग देखते हैं। तो इसका जो 1 नंबर आंसर है वो सही है, पैन, आधार, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड। तो 13 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बचत बैंक पर ब्याज का भुगतान डैश किया जाता है। 1 नंबर केवल वार्षिक आधार पर, दूसरा है केवल अर्धवार्षिक आधार पर, तीसरा केवल तिमाही आधार पर, और चौथा बैंक के विवेक के अनुसार तिमाही अंतरालों पर। तो इसका जो है 3 नंबर ऑप्शन वो सही है, केवल तिमाही आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर। धन शोषण गतिविधि का पता लगाने के लिए सामान्य चरणों को क्रम से देखा जाता है ताकि अंतिम चरण में पैसा वैध दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन सा धन शोषण को सही ढंग से दर्शाता है? 1 नंबर संस्तीकरण, स्थानन, एकीकरण, दूसरा नंबर स्थानन, एकीकरण, संस्तीकरण, और तीसरा है स्थानन, संस्तीकरण, एकीकरण, और चौथा एकीकरण, निपटान, संस्तीकरण। तो इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक लिमिटेड कंपनी के एक निर्देशक द्वारा जारी एक चेक उस निर्देशक की मृत्यु हो जाने के बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जिसका बैंक भुगतान कर देता है। उक्त कंपनी ने पाया कि मृत निर्देशक ने वह चेक स्वयं को लाभ पहुंचाने हेतु जारी किया गया था। बैंक इस स्थिति से कैसे निपटेगी? 1 नंबर ऑप्शन है बैंक उक्त चेक का भुगतान नहीं कर सकता क्योंकि आहर्ता की मृत्यु हो गए हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन है बैंक उक्त चेक का भुगतान कर सकता है क्योंकि कंपनी संविदा करने के लिए अब भी विधिक रूप से सक्षम एक व्यक्ति और निदेशक ने कंपनी के एक एजेंट के रूप में हस्ताक्षर किया था। तीसरा है बैंक को कंपनी से सतर्क करना चाहिए क्योंकि विवाद होने पर हानि कंपनी की होगी। तीसरा है उपयुक्त बी और सी, यानी कि बी नंबर और जो सी नंबर इसका आंसर है ये सही है, पहला वाला गलत है। चलिए 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब कोई ग्राहक बैंक से ओवरड्राफ्ट ऋण प्राप्त करता है तो बैंक तथा उसके ग्राहक के बीच डैश वाला संबंध बनता है। 1 नंबर न्यासी लाभार्थी, 2 नंबर लेनदार देनदार, 3 नंबर लेनदार
देनदार, सॉरी यहाँ पे लेनदार हो गया, जबकि इसको करेक्शन कर दिया जाएगा, इसको लेनदार और देनदार कर दिया जाएगा। चौथा है अमानतदार, अमानत रखने वाला। आप लोगों को जो भी त्रुटि अभी यहाँ देखने को मिल रहा है ये सब करेक्शन हो जाएगा, इसके लिए आप लोगों को जरा भी परेशान होने का जरूरत नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, केवाईसी पुनः केवाईसी की आवधिक अद्यतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 1 नंबर, केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन ना होने की स्थिति में ग्राहक से संबंध में एक स्व घोषणा ईमेल आईडी या बैंक एटीएम डिजिटल चैनलों आदि के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। दूसरा है, केवल ग्राहक के पते के विवरण में परिवर्तन की स्थिति में ग्राहक के ईमेल आईडी या बैंक एटीएम डिजिटल चैनलों आदि के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ग्राहक से नए पते की स्व घोषणा प्राप्त की जाएगी। तीसरा है, व्यक्तियों के अलावा अन्य ग्राहकों की केवाईसी जानकारी में परिवर्तन के मामले में बैंक नए विधिक इकाई ग्राहक के ऑनबोर्डिंग के लिए लागू केवाईसी प्रक्रिया के अनुरूप केवाईसी प्रक्रिया पूरी करेगा। चौथा है, उन ग्राहक के मामलों में जिनका खाता उस समय खोला गया था जब वो नाबालिग थे, नाबालिग से बैंक के पास पंजीकृत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से एक स्वघोषणा प्राप्त की जा सकती है। तो उसका चौथा नंबर आंसर जो है वो सही होगा। 18 नंबर, 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी जाती है और उधारकर्ता को खाता बंद करने के लिए दूसरे वर्ष के अंत में 11,200 प्रतिवर्ष प्रभारी साधारण ब्याज सहित का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। उधारकर्ता को किस ब्याज दर पर ऋण चुकाने के लिए सूचित किया जाता है। तो इसको A-B करके आप लोग निकाल सकते हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर ऑप्शन होगा, 6%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज को एक अवधि के लिए उधार ली गई कि एक निश्चित प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। साधारण ब्याज की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नहीं है। ये तो बहुत सारे भाई लोगों को पता ही होगा, फिर भी हम बता देते हैं। ब्याज की कुल राशि बराबर मूलधन राशि इंटू समयावधि बाय ब्याज दर। तो इसका जो राइट आंसर है वो सभी को पता है। इसका सूत्र क्या है, ब्याज की कुल राशि बराबर मूल राशि इंटू ब्याज दर इंटू समयावधि, P इंटू R इंटू T इसका इंग्लिश में इसको बोला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियत ब्याज दर और अस्थिर ब्याज दर के बीच अंतर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 नंबर, नियत ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के दौरान नहीं बदलेगी, जबकि अस्थिर ब्याज दर मांग के अनुसार एक या दो बार बदलती है। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन है B नंबर, नियत ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के दौरान नहीं बदलेगी, जबकि अस्थिर ब्याज दर समय समय पर मुद्रास्फीति के अनुसार सहमति के अनुसार बदलती रहती है। तीसरा है, नियत ब्याज दर की पूरी अवधि के दौरान नहीं बदलेगी, जबकि अस्थिर ब्याज दर पुनर्निर्धारण खंड के अधीन बाजार की स्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। इसका चौथा है, नियत ब्याज दर 1 वर्ष के लिए नहीं बदलेगी और ऋण की पूरी अवधि के बाद के वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित हो जाएगी, जबकि अस्थिर ब्याज दर तिमाही आधार पर बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। EMI के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही संक्षेपाक्षर और सही परिभाषा है। 1 नंबर, जिसमें मूलधन और ब्याज का भुगतान ऋण की पूरी अवधि के लिए मासिक किस्तों के माध्यम से किया जाता है। 2 नंबर, जिसमें मूलधन और ब्याज ऋण की निश्चित अवधि में मासिक किस्तों के माध्यम से चुकाया जाता है। तीसरा है, जिसमें मूलधन और मासिक भुगतान किया जाता है और ऋण की निश्चित अवधि में ब्याज का वार्षिक आधार पर भुगतान किया जाता है। चौथा है, जिसमें ब्याज संचित होता है और मूलधन किस्तों से ऋण की निश्चित अवधि में चुकाया जाता है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। बैंक A ने 1420XX को 25,000 रुपये की राशि मंजूर और संवितरित की। वह तिमाही आधार पर खाते 9% ब्याज प्रभावित करता है। 30/6/2020XX को खाते में प्रभावित की जाने वाली ब्याज की राशि डैश होगी। तो 25,000 का 9% 2,250 रुपये, ये तो सभी को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी प्रविष्टि वाली बही खाता पद्धति आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक लेन देन 2 पक्षों को शामिल किया जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक नाम का एक अनुरूपी जमा क्रेडिट पक्ष होता है। दोहरी प्रविष्टि वाले बही खाता पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। तो अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 है, सभी व्यावसायिक लेन देन न्यूनतम त्रुटि के साथ व्यवस्थित रूप से दर्ज किए जाते हैं।
दूसरा, इसमें किसी भी समय ग्राहकों से प्राप्त देय व्यय और विभिन्न शीर्षों के तहत आय के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिलने में मदद मिलती है। तीसरा है, लेन देनों का अभिलेखन विभिन्न चरणों और समय पर असमान राशियों के साथ भी किया जाता है। और चौथा है, इसमें वार्षिक लेखों और लाभ और हानि लेखों को ठीक से तैयार करने में सुविधा मिलती है। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग अब 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आवास ऋण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर, मकान फ्लैट की खरीद, निर्माण, उन्नयन, विस्तार के लिए आवास ऋण दिया जाता है। दूसरा, आवास ऋण की राशि में वैकल्पिक रूप से भूमि की लागत और उस पर घर के निर्माण की लागत, फ्लैट और आंतरिक साज सज्जा की लागत को उचित मार्जिन रखकर शामिल किया जाएगा। तीसरा है, उधारकर्ता का एक प्रकार एकल या संयुक्त या कॉर्पोरेट हो सकता है। चौथा है, प्रतिभूति, यदि भूमि, मकान, फ्लैट का प्रथम प्रबंधक साम्य या पंजीकृत उपलब्ध नहीं है तो ऋण को सुरक्षित करने के लिए अन्य चल संपत्ति पर विचार किया जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर का। अभी तक हम लोग फिलहाल 25 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, फिर बाद में इसका आगे किया जाएगा। बैंकों की शिक्षा ऋण योजना का उद्देश्य छात्रों को भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। शिक्षा ऋण राशि की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन व्ययों पर विचार नहीं किया जाता है? 1 नंबर, कॉलेज पाठ्यक्रम शुल्क यानी परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क। 2 नंबर, पुस्तकों, उपकरणों, कंप्यूटरों, लैपटॉप आदि की लागत। 3 नंबर, भारत में पढ़ाई के लिए यात्रा व्यय, मेस शुल्क, पढ़ाई के लिए जरूरी जेब खर्च। चौथा है, छात्र उधारकर्ता के जीवन के लिए जीवन प्रीमियम यदि लागू हो। तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो आज हम लोग वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है, फिर भी 25 क्वेश्चन तक ही लास्ट हम लोग देखने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है कल अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें। और पीडीएफ जो है उसमें पूरा रहेगा, आपको ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन ही मिलेगा। पीडीएफ जो है वो फुल आपको मिल जाएगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको पूरा मिलने वाला है। तो पीडीएफ यदि आप परचेस करते हैं तो आपको आज ही 100 क्वेश्चन मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों देखा आपने, कुछ इस प्रकार का पैटर्न है जो आता है IIBF एग्ज़ाम को लेकर, और ये जो है इसका पार्ट 1 है, और बहुत ही जल्द इस चैनल पर पार्ट 2 भी आने वाला है। तो अभी तक जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पार्ट 2 के लिए। और ये जो क्वेश्चन है आप रट लो या याद कर लो या लिख लो, यही क्वेश्चन जो है IIBF के अंदर जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है या इस पीडीएफ संबंधी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 2 बहुत ही जल्द आ जाएगा हमारे चैनल पर, और मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें हमारे ऐसी ही नई वीडियो का। जय हिंद, वंदे मातरम।